नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं वर्ग 3 के लिए एक एमसीक्यू सीरीज, जिसमें कि अलग अलग विषयों की सीरीज आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें अलग अलग टीचर जो हैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं या वर्ग 3 के लिए संभावित प्रश्न भी आप उन्हें कह सकते हैं, उसकी सीरीज चला रहे हैं। और साथ ही साथ मैं भी आपको विज्ञान की सीरीज में बहुत सारे ऐसे प्रश्न करा रहा हूं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण। विज्ञान का जो पोर्शन है वर्ग 3 में 30 नंबर का विज्ञान आना है। उसमें आपका बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी तीनों आने हैं और ये आपको सम्मिश्रित रूप से 30 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसलिए हम आपकी एक बेहतर प्रैक्टिस और बेहतर स्तर के जो प्रश्न हैं वो लेकर आते हैं, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो पाए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ पाए। साथ ही साथ हम इस प्रश्न की सीरीज में, इस एमसीक्यूज की सीरीज में आपको हर एक ऑप्शंस के बारे में भी डीप तरीके से बताते हैं, ताकि और भी चीज़ें कवर की जा सकें। क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, एक ही महीने का समय है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इस सीरीज में जितने भी ऑप्शंस होते हैं या विकल्प होते हैं उनको भी हम डीप तरीके से आपको बताते हुए चलते हैं। तो पिछली क्लास में, मेरी पिछली क्लास में हम लोगों ने कोशिका और ऊतक के प्रश्न देखे थे और आज थोड़ी से मिक्स क्वेश्चंस देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, विच इज़ द लाइटेस्ट गैस। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है हीलियम। तो आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है वह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व होता है और सबसे हल्का भी होता है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह है हाइड्रोजन। आप याद रखेंगे इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है, ऑक्सीजन प्राणवायु है, नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक है और हीलियम एक अक्रिय गैस है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये जो विटामिन के होता है, विटामिन के ऑप्शन नंबर डी पर है, विटामिन के यह रक्त के थक्के जमने में सहायता करता है। बाकी ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए। इस विटामिन ए का रासायनिक नाम का अगर बात करेंगे तो विटामिन ए के रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका वैज्ञानिक नाम होता है या रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। अब रेटिनॉल इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये रेटिना से संबंधित है, यानी कि आंखों से संबंधित है रेटिनॉल, इसलिए इसका नाम रेटिनॉल रखा गया है। क्योंकि विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं, रतौंधी रोग बोलते हैं। यह विटामिन ए की कमी से होता है और ये जो विटामिन ए होता है यह वसा में घुलनशील होता है ना, वसा में घुलनशील। आप देखेंगे तो जो विटामिन होते हैं दो तरह के होते हैं। विटामिन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, विलेयता के आधार पर दो तरह के विटामिन होते हैं। एक विटामिन वे जो वसा में विलेय होते हैं और एक दूसरे तरह के विटामिन जो जल में विलेय होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो विटामिन ए है वह किस में विलेय होता है, वसा में विलेय होता है, यानी कि वसा में घुल जाता है, पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, आपको याद रखना विटामिन ए के बारे में कि विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है और यह वसा में घुलनशील होता है। अगर इसके स्रोत की बात करें या इसके सोर्स की बात करें कि यह किस में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है गाजर में, नारंगी फलों में और मछली इत्यादि में पाया जाता है यह। ठीक है, मछली, गाजर और नारंगी जो फल होते हैं उनमें पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन सी की बात करेंगे तो इसके रासायनिक नाम की अगर हम बात करेंगे तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और ये जो विटामिन सी होता है इसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है,
स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी एक जल में घुलनशील विटामिन होता है, जल में घुलनशील होता है। कौन सा? विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। और इसके अगर स्रोत की या स्रोत की बात करोगे, सोर्स की बात करें हम, तो सभी खट्टे फलों में प्रायः सभी खट्टे फलों में यह पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी, जैसे नींबू, जैसे संतरा और जैसे आंवला, इनमें सब पाया जाता है विटामिन सी, है ना। बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी जो होता है इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। बच्चों में रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी भी कैसा है? वसा में घुलनशील है। किसमें? याद रखेंगे, वसा में घुलनशील है। और विटामिन डी के जो सोर्स हैं या स्रोत हैं वह है सनलाइट या सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और दूध उत्पाद। दूध उत्पाद भी, दूध और दूध उत्पाद भी क्या है? यानी कि मिल्क प्रोडक्ट जो हैं उसमें से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है विटामिन के बारे में। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ व्हाट? तो जो प्रकाश वर्ष है वह मात्रक है दूरी का। आप प्रकाश से मतलब यह है कि प्रकाश वर्ष का मतलब यह है कि प्रकाश जो है एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है। तो प्रकाश एक वर्ष में चलकर सीधी रेखा में जितनी दूरी तय करेगा वह दूरी कहलाती है एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी? एक प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है? एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। याद रखेंगे, इतनी दूरी तय करता है प्रकाश एक वर्ष में। अगर किलोमीटर की बात करें तो 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर। ये आपको याद रखना, प्रकाश एक वर्ष में इतनी दूरी तय करता है। और अगर एक सेकंड की बात की जाए कि एक सेकंड में प्रकाश की कितनी दूरी तय करता है, तो लगभग 3 लाख किलोमीटर, लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है प्रकाश एक सेकंड में। ये आपको याद रखना है। तो सोचिए कि एक वर्ष में कितने सेकंड होंगी, उतने सेकंड में इतनी दूरी प्रकाश के द्वारा तय की जाती है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का मात्रक है। समय किसका मात्रक है? समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। समय का मात्रक है सेकंड। गति का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक है जूल। ये आपको याद रखना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है बिजली का अच्छा चालक कौन सा है? तो बिजली का अच्छा चालक होता है तांबा। बाकी के जो 3 ऑप्शन है लकड़ी, रबर या प्लास्टिक, ये सभी विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो तांबा होता है ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। और इसका उदाहरण यह है कि आप अपने घर में देखते होंगे कि जब घर में वायरिंग होती है तो हम अपने मैकेनिक से कहते हैं कि हमारे घर में कॉपर की वायर ही आप उपयोग करेंगे। उससे यह होता है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वह बहुत अच्छे से हो, है ना। और तांबे में यही गुण होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होती है, इसलिए यह विद्युत का बहुत अच्छा चालक माना जाता है। बाकी लकड़ी, रबड़ और प्लास्टिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन याद रखना कि सामान्यतः धातु जो होती हैं, धातु वो विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। सुचालक, विद्युत के सुचालक होती हैं। और अधातु जो होती हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं, वे विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत के कुचालक। लेकिन इसका एक जो है अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद यह है कि ग्रेफाइट जो है, एक ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में
पूछा जा सकता है कि ऐसी अधातु का नाम बताइए जो कि विद्युत का क्या हो, सुचालक हो, कंडक्टर हो। तो ऐसा कौन सा है? ग्रेफाइट अधातु है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यह है कि बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड? तो बैक्टीरिया की जो अध्ययन है वह कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया का अध्ययन कहलाता है। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। तो बॉटनी कहलाता है पादपों का अध्ययन, प्लांट्स की स्टडी कहलाती है बॉटनी, पादपों का अध्ययन, स्टडी ऑफ प्लांट्स कहलाती है बॉटनी। जूलॉजी होता है जंतुओं का अध्ययन, जंतु का अध्ययन कहलाता है जूलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है। और माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ये आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है कि कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया का अध्ययन, और जूलॉजी कहलाता है जंतुओं का अध्ययन, बॉटनी कहलाता है पादपों का अध्ययन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक है? विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर? तो ये जो सबसे ज्यादा गैस है वह है नाइट्रोजन। पूरे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। और अगर नाइट्रोजन के प्रतिशत की बात की जाए तो नाइट्रोजन लगभग 78.90% पाई जाती है, 78.90% पाई जाती है। और अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन, ये लगभग में मैं बता रहा हूं, यह डाटा थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, कई जगह 78.09% भी दिया गया है, ठीक है। तो यह लगभग में है। और अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन लगभग 20.93% पाई जाती है, ठीक है। और अगर आप हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम वायुमंडल में 0.0005% पाई जाती है, ठीक। और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% या 0.04% पाई जाती है। ये डेटा आपको याद रखना है। तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद एक और गैस है ऑर्गन, जो कि 0.93% पाई जाती है। ऑर्गन गैस है एक, वह तीसरी गैस है ऑर्गन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ऑर्गन भी पाई जाती है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद बाकी अक्रिय गैसों का क्रम आता है। तो ये आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78.09 या 90% पाई जाती है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल किसे हरा रंग देता है? व्हाट पार्ट डज क्लोरोफिल गिव ग्रीन कलर टू? तो जो पौधों की पत्तियां होती हैं, पत्तियों को हरा रंग देने का काम क्लोरोफिल करता है। अब क्लोरोफिल है क्या? तो क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है या वर्णक है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट शब्द जब भी आएगा तो आप समझेंगे कि इसका संबंध किससे है, लवक से है या प्लास्टिड से है, याद रखेंगे। और लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक होते हैं 3 प्रकार के, याद रखेंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होते हैं वर्णी लवक, जिन्हें आप बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। दूसरे होते हैं अवर्णी लवक, जिन्हें आप ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। और एक तीसरे जो लवक होते हैं उन्हें बोलते हैं हरित लवक बोलते हैं या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक। तो ये जो क्लोरोफिल है इसी क्लोरोप्लास्ट का हिस्सा है, इसी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और ये जो क्लोरोफिल है ये पत्तियों का या पौधे के जितने भी हरे भाग होते हैं उनमें पाया जाता है। तो प्राय कई तने भी ऐसे होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः अगर आप बात करेंगे तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वह होता है क्लोरोफिल के कारण।
और क्लोरोफिल ही एक ऐसा वर्णक है जिसकी उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के द्वारा पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसी क्लोरोफिल के कारण। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? विच ग्लैंड इन द बॉडी सिक्रीट्स इंसुलिन? तो ये जो है अग्नाशय, ये उत्तर तो सभी को पता होना चाहिए कि अग्नाशय ग्रंथि ऐसी है जो कि आपके शरीर में इंसुलिन के सिक्रीशन का काम करती है, स्त्रावण का काम करती है। अब ये इंसुलिन है क्या? तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में या ब्लड में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। ये आपको ध्यान रखना है ना। बाकी के ग्रंथियों की बात करें तो यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि, याद रखेंगे यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इससे निकलता है पित्त रस, पित्त रस निकलता है या बाइल जूस, बाइल जूस निकलता है। किससे? लीवर से। और याद रखेंगे यह सबसे बड़ी ग्रंथि भी है लीवर, ठीक है। और इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि अगर इसे काट देंगे तो ये फिर से उतना ही हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। थायराइड ग्रंथि की अगर बात की जाए तो थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है ना, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन। ये आपको याद रखना कि थायरॉक्सिन निकलता है किससे? थायराइड से। और अधिवृक्क से या एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है कार्टिसोल। कार्टिसोल नाम का क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। और एक और हार्मोन जिसे बोलते हैं एड्रिनलिन, एड्रिनलिन हार्मोन। तो ये दो हार्मोन किससे निकलते हैं? अधिवृक्क से निकलते हैं। और अगर इंसुलिन की बात की जाए, अगर इंसुलिन की बात की जाए तो इंसुलिन निकलता है पैंक्रियाज से, अग्नाशय से, अग्नाशय से निकलता है। अगर इस अग्नाशय की बात की जाए तो अग्नाशय में मुख्यतः 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने तरह की? 3 तरह की। एक होती हैं अल्फा सेल्स, अल्फा कोशिकाएं, दूसरी होती हैं बीटा सेल्स या बीटा कोशिकाएं, और तीसरी होती हैं गामा सेल्स या गामा कोशिकाएं। तो इनमें जो बीटा सेल्स हैं, इन बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। ये आपको याद रखना है कि बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन। और ये इंसुलिन शरीर में रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है। और ये जो तीनों सेल्स होती हैं, ये तीनों सेल्स आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाती हैं, लैंगरहैंस कहलाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं इन्हें हिंदी में कहा जाता है। और ये तीनों सेल से मिलकर बनाती हैं, जिसमें कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं में सबसे बड़ा पार्ट होता है बीटा सेल्स का। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह होता है जूल। जूल होता है ऊर्जा का मात्रक। बात करें बाकी ऑप्शन की तो बाकी ऑप्शन है न्यूटन। तो न्यूटन जो होता है बल का एसआई मात्रक होता है, फोर्स का एसआई मात्रक होता है। वॉट जो होता है शक्ति का एसआई मात्रक होता है, शक्ति या पावर का, ठीक है। पास्कल जो होता है, पास्कल मात्रक होता है दाब का, याद रखेंगे दाब का मात्रक होता है पास्कल। और जो जूल है वह मात्रक होता है ऊर्जा का, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जूल। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो थर्मामीटर का आविष्कार में इसमें ऑप्शन है गैलीलियो। तो गैलीलियो इसका ऑप्शन सही है। वैसे थर्मामीटर का जो आविष्कार है, जो आधुनिक थर्मामीटर है, उसका आविष्कार किया था फ़ारेनहाइट ने। फ़ारेनहाइट ने किया था आविष्कार, है ना। लेकिन ऑप्शन में फ़ारेनहाइट है नहीं, गैलीलियो। तो इसका ऑप्शन गैलीलियो। क्यों? क्योंकि जो शुरुआती थर्मामीटर थे उसके बारे में बताया, उसके बारे में प्रयोग जो था सर्वप्रथम गैलीलियो के द्वारा किया गया था। न्यूटन की अगर बात करें तो न्यूटन के द्वारा क्या क्या दिया गया? तो न्यूटन के द्वारा दिया गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया। गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ
यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दिया गया। और एक और चीज दी गई, गति के नियम। ये भी न्यूटन के द्वारा दिए गए गति के नियम, याद रखेंगे, न्यूटन के द्वारा दिए गए गति के नियम। और गति के 3 नियम हैं। लॉ ऑफ मोशन इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ मोशन। ये किसके द्वारा दिए गए? ये दिए गए न्यूटन के द्वारा। पाश्चर ने क्या बताया? तो पाश्चर के द्वारा पाश्चुरीकरण की विधि बताई गई। और साथ ही साथ कई सारे टीकों का भी इन्होंने, जैसे रेबीज इत्यादि के जो टीके थे उनके बारे में भी लुई पाश्चर इनका पूरा नाम था, इन्होंने बताया था। डाल्टन की अगर बात करेंगे तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था। परमाणु सिद्धांत दिया था, यानी कि परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी दी थी इन्होंने, है ना। और बताया था कि एटम कैसे काम करता है और एटम में होता क्या है। तो एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी जॉन डाल्टन ने। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि फ़ारेनहाइट ने आधुनिक जो थर्मामीटर उसका आविष्कार किया, लेकिन इसमें ऑप्शन सी सही है, बी सही है, गैलीलियो ने भी थर्मामीटर के बारे में बताया था। ठीक, आज बात करेंगे न्यूटन की। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, और गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन दिया। और पाश्चर की बात करें तो पाश्चुरीकरण दिया, पाश्चुरीकरण के बारे में बताया। और यह भी बताया कि जो टीके हैं, रेबीज इत्यादि के टीके हैं, उनके बारे में भी बताया। डाल्टन ने क्या बताया? डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया और परमाणु के बारे में बताया, एटॉमिक थ्योरी दी। तो दोस्तों, आज के ये जो एमसीक्यू सीरीज थी, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, वे सभी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। एक एक ऑप्शन को बाकायदे हमने डीप में समझा और सबके बारे में जाना। इससे बाकी और भी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ऐसी ही सीरीज हम आपको आगे भी लगभग 1 महीने तक ऐसी सीरीज हम लेकर चलेंगे, जब तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो जाता। और इस सीरीज से आपको निसंदेह बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है और आपकी तैयारी एक बेहतर स्तर पर होने वाली है। तो इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहें। और हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें आप सभी का बड़ा स्नेह मिला, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। ऐसे ही आप हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी का पुनः इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।